A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और देखो यार आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर। बहुत ही आसान है बट इससे कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बहुत कम लोगों को पता है कि भैया ये चीज हमें पकड़ में रखनी है और अगर हम पकड़ लिए तो हम स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ हम कर लेंगे। बहुत छोटा सा एक चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी बेसिक बातें कवर करता है। चलिए अभी को मैं ना इस चैप्टर को इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और आपको अगेन कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, आप जीरो हो कतई, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत ना है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोनाउन होता क्या है, एक तरह से ये एक तरह का रिप्लेसमेंट वर्ड है। रिप्लेसमेंट मतलब ये किसी और की जगह आता है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरा नाम शुभम है तो शुभम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा ही, और इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर मान लो कोई लड़की होती रीता तो रीता की जगह हम इस्तेमाल करते हैं शी, तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। तो नाउन की जगह आने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। आई थिंक ये बात बहुत बच्चे स्कूल में ही जानते होंगे। इसमें कुछ और बातें जो बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए, वो ये कि जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं अपने बारे में यह बात कर रहा हूं तो आई का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब अगेन मी का इस्तेमाल करूंगा, दिस इज मी, ठीक है ना। अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ई का इस्तेमाल करता हूं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए करता हूं, ऐसी अस का इस्तेमाल मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए करता हूं। थर्ड पर्सन में देखो ही, वो लड़का, ठीक है। तीसरा इंसान, जब हम कहते हैं वो लड़का या वो लड़की तो हम ही या शी का इस्तेमाल करते हैं। वो लड़का आ रहा है, ही इज कमिंग। वो लड़की जा रही है, शी इज गोइंग, तो हम ही और शी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, या वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि लड़की वालों का परिवार आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या कहूंगा, दे आर कमिंग, ठीक है। लड़की वाले परिवार को मैं दे से संबोधित कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे 3-4 लोग हैं, लड़का भी होगा इसमें, लड़की भी होंगे, आदमी भी होंगे, औरत भी होंगे, पूरा परिवार आ रहा है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी हो। अब आगे बढ़े, चलिए देखिए अब आपको थोड़ा और एग्जाम्पल देखिए। मैं कहूं राम इज एन एथलीट। राम क्या है, राम इज एन एथलीट। एक तो मेरा कैमरा थोड़ा शेक कर रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकता, चलो ठीक है। राम इज एन एथलीट। अब जो राम एथलीट है, राम को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ही से। मैं कहूंगा गीता, गीता इज अ गुड गर्ल। गीता एक अच्छी लड़की है जिसको किताब पढ़ना पसंद है, तो मैं उसे किससे रिप्रेजेंट करूंगा, शी से। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब अगला है, मैं कह रहा हूं मेरा भाई, जैसे मेरे भाई का नाम है उमंग। उमंग गो एंड अपीयर फॉर एग्जाम, ठीक है ना। आप उमंग जाओ और एग्जाम के लिए अपीयर हो, यू शुड ट्राई फॉर इट। यू मतलब क्या होता है, आप दूसरे इंसान के लिए, सेकंड पर्सन जो आपके सामने है, उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यू गो टू स्कूल, यू कम टू मी, तो यू मतलब जो मेरे सामने दिख रहा है आदमी, उसको संबोधित करने के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो हम ही शी का इस्तेमाल करते हैं वो उस इंसान के लिए तो हमें एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, ठीक है, या तो बहुत दूर है, हम उसके लिए संबोधित करते हैं ही शी के लिए। या वो इंसान प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब एब्सेंट है, तो हम ही शी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लीजिए भैया, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल करने वाली चीज को हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट, अगर मान लो पहला इंसान है, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं इस्तेमाल करूंगा आई, मी, वी और अस। वी और अस हम इस्तेमाल करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली। यू हम बात करते हैं हमारे सामने जो होता है, ठीक है ना, इन फ्रंट, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, दे हम इस्तेमाल करते हैं तीसरे इंसान के लिए, कि भाई तू तीसरा इंसान है, हो सकता है मेरे सामने हो, सॉरी मेरे सामने ना हो, या हो तो बहुत दूर हो, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ही, हिम, शी, दे और देम, ठीक है। अभी हम डिटेल में समझेंगे कौन सा कैसे इस्तेमाल होता है। देखो अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, माय नेम इज सुजैन। माय नेम इज सुजैन, तो यहां पर सुजैन अब अपनी बारे में बात कर रही है। आई एम अ ब्रिटिश, मैं एक अंग्रेज हूं, एंड आई कम फ्रॉम लिवरपूल, और मैं लिवरपूल नाम की एक जगह से आई हूं, ठीक है ना। तो यहां पर सुजैन ने अपनी जगह एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रही है। ये है, एक और देखते हैं जरा। आई एम ऑन द हॉलीडे, मैं हॉलीडे पे हूं, इन स्पेन विद माई फैमिली, ठीक है ना। मैं हॉलीडे पे हूं, स्पेन में हूं, अपने परिवार के साथ। नाउ जब वो अपने परिवार के साथ है तो अब हो सकता है कि वो शायद अपने बारे में बात करे या अपने पूरे परिवार के बारे में बात करे। अब अगर मान लो वो अपने परिवार के बारे में बात करती है, एंड वी आर हैविंग वंडरफुल टाइम, वी मतलब
मैं और मेरे परिवार का बहुत अच्छा समय बीता, तो हमने वी का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन करता क्या है और प्रोनाउन का काम क्या होता है, ठीक है। और थोड़ी यादें भी ताजा हो गई होंगी जो आपने स्कूल में कभी पढ़ा होगा। थोड़ा डीप चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर के लिए चलते हैं, तब मजा आएगा। देखिए अब देखो, कभी भी आप हमेशा याद रखो कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, 99% चांस है ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। कहां आते हैं मेरे बच्चे? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। क्लियर है? हमेशा याद रखो। जैसे मैं कहूं आई कम टू स्कूल, वी गो टू कॉलेज, ठीक है, यू कम हेयर, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है? आई, वी, यू, हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से सोचो, मैंने आपको जितने भी यहां पर आपको वर्ड्स कराए, ये सारे के सारे स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं। देखो आई, शी, दे, वी, ही, शी, ये कब हो रहे हैं? स्टार्टिंग में। और मैं यही बात समझा रहा हूं। और इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम मेरी जान? हम कहते हैं सब्जेक्ट। बहुत ध्यान सुना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूं मेरे बताने को ऐसे मान के चलो कि जो सर ने बता दिया वो आपको एग्जाम में दिखेगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। सो हम आई, वी, यू, ही, शी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो इनके भाई बहन है, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, उनको आप सेंटेंस में कहीं भी देखो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जरा देखिए, जरा देखो, यहां पर लिखा होगा हिम, मी, ठीक है ना। यहां पर आ गया आपका, और भी जगह होगा माई। तो ये योर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। दोबारा बात समझ आ गई? जो सेंटेंस के बीच में आते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एक बात और बताता हूं मैं आपको, देखो हमेशा ऐसे याद रखो, सब्जेक्ट हमेशा ऐसे आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आता है। बात समझो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब कोई एग्जांपल दे सकते हो? एक क्या 100 है मेरी जान। देख जरा, देखो, लो ना, ये देखो, ये देखो, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। आई सॉ हिम एट द पार्टी। आई क्या है? स्टार्टिंग में आ गया। आई के बाद क्या है? सॉ। सॉ क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आ रही है? हिम। ये रहे। हिम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये रहे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर मैं ना, आप जरा अगली वाली स्लाइड खोलो तो आपको एक चीज दिखेगी। क्या? देखो सर, यहां पर माई पहले आ गया, आई पहले नहीं आया, पहले माई आ गया। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताता हूं, इसमें ना एक चीज और ऐड कर लो। कभी कभार, समटाइम्स, कभी कभार, समटाइम्स, इसके साथ देखो, बहुत ध्यान सुनना, माई, ठीक है, योर, हिज, हर, ये भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ सकते हैं। कहां आ सकते हैं? सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ सकते हैं। क्लियर है? एक और बात बताता हूं मैं आपको, और यही वाले शब्द माई, योर, हिज और हर, ये आपके सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं। माई, योर, हिज और हर, ये आपके कहां आ सकते हैं रिजान? सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, मिडल में। क्लियर है? तो ये आपके दोनों तरह से काम कर सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं मेरे बच्चे, और सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। दोबारा बोलता हूं मेरी जान, ध्यान सुनिए, ये आपके सब्जेक्ट की तरह काम भी कर सकते हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस था ये वाला, देखिए, माई नेम इज सुजैन, ठीक है ना। और यहां पर आपका माई क्या है? एक तरह से सब्जेक्ट है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ओके, यहां तक की हो गई। आगे चलते रहा। अब देखो, अब कुछ, अब आते हैं हम मतलब प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड चीज पे। देखो, आप जरा सोच के देखो, कभी आपने धोनी जी को कभी मैच जीता हो, उन्होंने कभी भी मैच को जीता हो, तो कभी भी आपने उन्हें के सामने खड़े हुए देखा है कि एकदम सेंटर पे खड़े हैं, ओ ट्रॉफी उठाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है कि जब मैच जीतते हैं वो साइड में खड़े होते हैं। क्लियर है? तो जब आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो, ठीक है ना, जब मैं कह रहा हूं सेंटेंस पॉजिटिव हो और सेंटेंस कहेंगे दो चार लोग हों, तो कभी भी आप अपने आप को पहले रखोगे, आप दूसरों को पहले रखोगे। जैसे आप कहोगे यू, ही एंड आई वर्क टुगेदर। बात समझ में आ रही है? क्या रूल है? पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को। अच्छा, अगर आपके मन में आए सर खाली ना ऐसे है, थर्ड पर्सन है और मैं हूं, तो फिर क्या रखेंगे? 3 1।
और अगर आपने कहा कि सर ऐसा है कि खाली यू और आई है, तो करेंगे सेकंड पर्सन एंड वन। क्लियर है? सब मेरे को नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, माई टीम एंड आई वॉन द मैच। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो बाद में आता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो या सेंटेंस पॉजिटिव फ्रेम में है, तो उस चीज में आई वर्ड लास्ट में आएगा। वो पहले इज्जत देगा अपने साथ वालों को, ठीक है ना? मेरी टीम, मेरे माँ बाप, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको ट्रॉफी भी मिलती है तो पूछते हैं कि आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो आप दूसरों को देते हैं पहले, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे टीचर, और फिर आखिर में अपने आप को श्रेय देते हैं मेरी मेहनत। क्लियर है? तो सेम वे यहां पर होता है। वो कहता है कि जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा ही क्यों कि पहले सेकंड पर्सन जो आएगा? देखिए, सेकंड पर्सन इसलिए आता है क्योंकि नॉर्मली जब जैसे आप कभी पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हो तो वो सामने ही बैठा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस लेते हैं, ये देखो, यू तुमने और उस बंदे ने, ही और मैंने काम एक साथ किया, ठीक है ना? तुम, वो और मैं क्लासमेट है। तो जब हम संबोधित करते हैं तो पहले सामने वाले को करते हैं, फिर उस इंसान को नहीं भूलते कि जिसने हमारे साथ कंट्रीब्यूशन किया पर अभी मौजूद नहीं है, और फिर आई। क्लियर है? मैं खुद। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो आई होप मेरी सारी बात समझ में आ गई हो, इस बात को ध्यान रखना। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन खराब हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसरो का, अगर आपको याद हो, इसरो का जो मार्स मिशन था वो फेल हो गया था एक बार। पता है आपको एक बात? या आपको याद हो हमारा ना एक जो मून मिशन था वो भी फेल हो गया था। तो जब गलती हुई तो क्या होता है, आप गलती पहले अपने सिर पे लेते हो अगर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि नॉट लिखा होना चाहिए, नेगेटिव मतलब फीलिंग भी नेगेटिव अगर आ रही है तो भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई, you and them failed in moon mission। क्लियर है? अब सेम वे इसे हम एक्चुअली देखा यार, धोनी सर से आप समझो, धोनी साहब क्या कहते हैं, मैं और मेरी टीम को इन चीजों पे सुधार करने की जरूरत है। तो पहले रखते हैं अपने आप को कि अगर कुछ गलत हुआ है तो पहले मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद मैं अपनी टीम को भी देखता हूं कि मेरी टीम को क्या करना चाहिए, एंड फाइनली हम गलती एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर, अब देखो इसमें देखो नॉट तो नहीं लगा, इसमें नॉट नहीं लगा है, ठीक है ना? अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं जो मैं अभी धोनी साहब का दिया था, माई एंड माई टीम will improve in next match। in next match मैं और मेरी टीम अगले मैच में अपने आप को इंप्रूव करके आएगी, ठीक है ना? अब नॉट तो नहीं लगा पर नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि अभी हम हारे हैं और अब हम अगली बार जीतेंगे, हम इंप्रूव करके आएंगे। ये रे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें पहले अपने आप को रखना है, और जब भी कोई भी वाहवाही वाला सेंटेंस होगा जी या पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें हमें सेकंड 3 1 को रखना है। पर ध्यान रखना है इसमें जरूरी नहीं है नॉट का इस्तेमाल हो रखा हो, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है वो नेगेटिव फीलिंग के साथ हो, नेगेटिव फीलिंग को भी ध्यान रखना है कि उसमें आई आता है, ठीक है? मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट में दूंगा, तो प्लीज डोंट वरी। आप सबको बता दूं जो बंदे हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम टेस्ट भी लेते हैं और हम आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे। क्लियर है? प्लीज मेक श्योर आप इन चीजों को, छोटा छोटा चीजों को ध्यान रखें आप, ठीक है? चलिए आगे चलें। ओके, अच्छा, कई लोगों ने मुझसे बात कही कि सर जो टेलीग्राम पे जो टेस्ट के लिंक है ना, वो एक तो ढूंढने पड़ रहे हैं, ढूंढने बहुत पड़ रहे हैं कि यार कि कहां से कौन सा लें। तो देखो ऐसा है, मैं सोच रहा हूं मैं आपके लिए ना एक वर्ड फाइल बना दूं या एक पीडीएफ बना दूं और उस पीडीएफ में सारे टेस्ट के लिंक डाल दूं, ठीक है? मान लो यहां पर नाउन लिखा हो तो नाउन के सामने नाउन का टेस्ट आ जाए, ठीक है? अगर मैंने वहां पर वर्ब लिखा हो तो वर्ब का टेस्ट आ जाए। क्लियर है? तो सिंपल लिंक पे क्लिक किया, पीडीएफ आपके पास रही, ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट आ गया। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूं ऐसा कर दूं मैं, बाकी देखते हैं, ठीक है ना?
कि और क्या ऊपर सुझाव है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज आप टेलीग्राम पे आप हमें बता सकते हो या कॉल करके बता सकते हो। मैं आई एम मोस्ट मतलब आई वाज बी डिलाइटेड टू हैव योर ओपिनियन। मैं बहुत खुशनसीब होऊंगा कि अगर आप अपनी ओपिनियन बता सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगला जो सेंटेंस केस देखते हैं। अगला सेंटेंस केस क्या कहता है, यहां पर देखो, वो इसी बात को मैं थोड़ा एम्फसाइज करके दोबारा बताता हूं एग्जाम्पल के साथ। देखो, जब यहां पर थी डोंट पुट योर सेल्फ फर्स्ट, इट इज अ गुड मैनर टू पुट अदर पर्सन बिफोर यू। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही पूरी तरह से पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम तारा एंड आई वेंट होम, यहां पर कोई ऐसा अचीवमेंट तो नहीं हो रहा, पर ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कुछ बर्बादी हो रही है, नहीं से यहां पर बर्बादी भी नहीं हो रही है। तो जब ऐसा है कि न्यूट्रल है तो आप इसे पॉजिटिव ही मानोगे और पहले दूसरों को रोक ले, राम तारा एंड आई। क्लियर है। अब हम ऐसे क्यों रखते हैं, इस कॉल्ड मैनरिज्म, कि अगर गलती हुई है तो हम पहले एक्सेप्ट करेंगे, और गलती नहीं है और कुछ ऐसी बात है कुछ पॉजिटिव है तो हम दुनिया को पहले एक मौका देंगे कि भैया दुनिया ने हमारी मदद की है। क्लियर है। अब चाहे ये मतलब खेल सेंटेंस के बीच में हो या आखिर में, तब भी यही रहेगा। जैसे लिखें दिस इज फॉर यू एंड मी। ठीक है ना। मान लो आप कोई चीज लेकर आए हो, खाने की चीज लेकर आए हो, तो ये भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है एक तरह से। तो आप क्या करोगे, पहले दूसरे को रखोगे फिर अपने आप को आखिर में रखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में मेहमान आते हैं तो हम पहले दूसरों को खाना खिलाते हैं फिर खाते हैं। आप में से कुछ बेशरम भी होंगे कि पहले खा लेंगे जाके, बट जिम्मेदारी और मतलब क्या कहते हैं अच्छे इंसान की आदत तो यही होती है कि वो दूसरों को खिलाता है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई। अब आते हैं प्लूरल प्रोनाउन के बारे में। देखिए थोड़ा इनको भी समझिए। प्लूरल प्रोनाउन में ना खेल उल्टा हो जाता है। मान लीजिए यहां पर ना मैनरिज्म कुछ नहीं होता, यहां पर होता है कि भैया रूल चलेगा 1 2 एंड 3। क्या कह रहा हूं मैं, 1 2 और 3, चाहे ये सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, 1 2 एंड 3 ही चलेगा। जैसे हम वो और वो सब एयरपोर्ट पे आ गए। क्लियर है। हम वो और वो सब ने एक्सीडेंट साथ देखा। क्लियर है। तो जब हम बहुत सारे हो जाते हैं तो हम वी यू दे को 1 2 3 रूल पे चलाते हैं। ठीक है ना। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, और दे मतलब वो लोग। ठीक है ना। तो इन तीन के केस में 1 2 3 होता है, और जब हम खुद अपने बारे में बात करो तो इसमें आई आता है, तो उसके केस में क्या होता है 3 2 1। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। बस यही खेल है, ये आपको समझना है। चलिए अब आते हैं और गहरे मतलब समुद्र में। समुद्र ये कहता है कि अब आपको ना हु, दैट और विच का रूल समझना। देखिए आपको शायद स्कूल में पढ़ाया होगा कि हु का इस्तेमाल होता है पर्सन के लिए, सुना होगा आपने, और हुम का इस्तेमाल भी होता है पर्सन के लिए, सुना है आपने, हो सकता है कुछ उन्होंने सुना हो। ठीक है ना। और जो विच का इस्तेमाल होता है, चलो विच को छोड़ देते हैं। ठीक है। हु और हुम का दोनों का इस्तेमाल होता है पर्सन के लिए। अब जरा समझते हैं कैसे पता लगाएं कहां हु लगेगा कहां हुम लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं द बॉय हु रन फास्ट इज माई ब्रदर, तो लड़का बहुत तेज भागता है वो मेरा भाई है, तो यहां पर हु ही क्यों लगा। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, द बुक, अच्छा यहां तो हु, अच्छा एक काम करते हैं, सॉरी सर मैं गलत बोल गया हूं, पहले हम हु दैट को देखते हैं, हु दैट विच को, एंड देन फिर हुम को देखेंगे। यहां पर मैं जल्दी से हुम लिया है, हुम अगली स्लाइड में, हुम अब बाद दे। ठीक है, पहले हु दैट को देखते हैं। दोबारा से बोलता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ओके, तो हु दैट क्या कहता है मेरी जान, हु ये कहता है कि हु डिफाइन करता है एक पर्सन को, इसको डिफाइन करता है मेरी जान एक इंसान को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि जैसे अगर आपको इंसान को के बारे में बोलना हो, वो लड़का, हु कौन, वो पर्सन जो तेज भागता है वो मेरा भाई है। क्लियर है। पर जब भी दैट का इस्तेमाल करेंगे वो नॉन लिविंग के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, नॉन लिविंग के लिए। जैसे द बुक दैट चेंज माई लाइफ, आई होप मेरी बात समझ में आई हो। पर जब हम विच का इस्तेमाल करते हैं ना, तो विच बताता है कि आप उसकी अलग से क्वालिटी या नॉन एसेंशियल चीजें जो होती है, नॉन एसेंशियल चीजें मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं पर आप बोल रहे हो, उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे द कार विच ब्रोक डाउन वॉज वेरी ओल्ड, गाड़ी जो थी ना वो ताऊ जी की जो गाड़ी थी, ठीक है ना, वो टूटी हुई थी और वो पुरानी भी बहुत थी। अब इस चीज का कोई सेंस नहीं है, पर वो एक्चुअल में उस चीज की क्वालिटी भी बता रहा है और बेकार की बातों के भी बारे में बता रहा है। तो विच का इस्तेमाल क्या होता है कि हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर उसका ज्यादा कुछ खास काम नहीं है। ठीक है ना, वो सिर्फ एक तरह से क्वालिटीज बता रहा होता है, इसलिए हम याद करें। सिंपल सी बात है। विच किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज की क्वालिटी
या ऐसी चीजें जो अननेसेसरी हैं, उन चीजों को हम ऐड करके बताते हैं तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं द बुक दैट आई ब्रॉट वॉज यूजफुल। वॉज यूजफुल, भाई सही है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है। जो किताब मैं लाया था वो बहुत काम की थी। बट मैं ऐसे भी दे सकता हूं द बुक विच हैज पुअर बाइंडिंग वॉज ब्रॉट बाय मी। वो मेरे द्वारा लाई गई। अब क्या है, ध्यान से सोचो, किताब की खास बात बताई जा रही है कि उसकी बाइंडिंग खराब थी। ध्यान से सोचो। तो विच का काम यह है कि हम विच का इस्तेमाल करते हैं पर उसकी खास बात की तरह। जैसे कई बार होता है हमें याद नहीं आ रहा था इंसान, अरे वो नहीं था राजू, अबे यार, अबे जिसकी नाक बड़ी सी थी वो ऐसा दिखता था। तो जब हम किसी खास बात से उसको डिनोट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई ऐसा था वो वैसा था, तो उसके लिए हम करते हैं विच का इस्तेमाल। हु के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली पर्सन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यार वो पर्सन वो है, ठीक है, सिंपल। और दैट जब हम सिंपल नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट का। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, राइट? चलिए, ओके। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, विच का इस्तेमाल हमेशा हमेशा आप नॉन लिविंग के साथ ही करिएगा, ठीक है ना? अभी आप बात कर रहे होंगे कि सर आपने अभी राजू का एक एग्जांपल दिया था, राजू वो लंबी नाक वाला, उसके लिए हम थोड़ी देर में बात करेंगे, वो आपको एग्जांपल फॉर्मेट में दिया था मैंने, ठीक है ना? पर जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं विच का, अरे वो नहीं थी, अरे वो, अरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा गाड़ी का यार, वो जो थी सिल्वर रंग की, अबे जिसकी गाड़ी ना होती जो टैक्सी की तरह यूज करे। हाँ हाँ, वो सेकंड हैंड ली है उसने, वैगनार की बात कर रहा है। पर अगर उसमें बात कर, अरे वो दैट कार विच इज यूज लाइक टैक्सी एंड हैज अ सिल्वर कलर, हाँ दैट वाज अ वैगनार। क्लियर है? तो यहां पर आप नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हो और यहां पर आप विच का इस्तेमाल कर रहे हो। आई थिंक अब मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग चीजों का के बारे में डिफाइन करने के लिए यूज करा जाता है सेंटेंस के बीच में, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, दो तीन एग्जांपल और देखते हैं। अभी थोड़े थोड़े हमने बहुत सिंपल सिंपल देखे। देखो हु का हम देख रहे हैं, तो हु में क्या है, जो पहले इंसान आया है उसी के लिए। अब जरा यहां पर देखो, सेंटेंस में बाद में भी हु का इस्तेमाल उसी चीज के लिए आता है जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है एज अ सब्जेक्ट। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई होगी। एक बात और ध्यान देखो, हु के तुरंत बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। हु के तुरंत बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और ये हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और ऐसे भी हो सकता है हु प्लस कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दोनों ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है ना? चलिए एक और देखिए, दैट प्लस वर्ब। दैट प्लस वर्ब क्या होता है मेरी जान? दैट प्लस वर्ब में क्या होता है कि आप नॉन लिविंग के बारे में बात करो, जैसे द मोमेंट दैट चेंज योर लाइफ फॉर एवर। तो मोमेंट क्या है यहां पर? लिविंग तो है नहीं, दैट आ गया। फिर दोबारा देखो, दैट टीचेस यू अ लेसन। फिर वो दैट कह रहा है उस मोमेंट के लिए ही वो कह रहा है। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? आगे देखते हैं जरा, विच के बारे में देखते हैं। विच प्लस वर्ब। विच प्लस वर्ब क्या है जरा ध्यान से देखो। विच प्लस वर्ब में देखो सेंटेंस वर्ब है, द डिसीजन विच सीम्स रिस्की एट फर्स्ट बट विच लीड यू टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज यूजुअली वन वर्थ मेकिंग। विच क्या है? उस डिसीजन की बारे में बात कर रहा है। फिर से जो विच की बात कर रहा है वो उस डिसीजन के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों बार हम उसी बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? आई को मेरी बात समझ में आ गई हो। दोबारा एक बार रेफरेंस में बताता हूं, हु का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इंसानों के लिए करते हैं। दैट का इस्तेमाल करते हैं हम एनिमल के लिए करते हैं और थिंग्स के लिए करते हैं। पीपल के लिए बहुत रेयर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है ना? जैसे कहता है दैट पर्सन इज कमिंग, ठीक है ना? तो बहुत रेयर, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल अभी तो याद रखिए, इस चैप्टर के लिए ध्यान रखिए एनिमल और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? जब हम पीपल की बात करेंगे तो हम कंजक्शन एक चैप्टर आता है, तब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलिए अब आते हैं विच। विच किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, बट दूसरी चीजों की क्वालिटी बताने के लिए होता है, ठीक है ना? अननेसेसरी क्वालिटीज करके बताना हो तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैं आपको एक टिपिकल क्वेश्चन देना चाहता हूं तो ना आपकी यूपीएससी में आए, बड़ा ही कमाल है, और मेरा मतलब ऐसा है वन ऑफ द फेवरेट में से। देखिए जरा, यहां पर लिखा है, सेंटेंस देखना, ही इज, यहां पर लिखा है ओनली वन ऑफ दोज मैन, यहां पर लिखा है वन ऑफ दोज मैन हु इज आर ऑलवेज ऑन टाइम।
अगर आप मुझे सोच के बताइए, अगर आप समझ गए हैं, ये बहुत टिपिकल है मेरे हिसाब से, बच्चों के दिमाग में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर ये वाला मुझे कंसेप्ट आ गया है, ठीक है ना। हु दैट विच लिखना ये बहुत ही मुश्किल है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है द ओनली वन ऑफ, लिखा है यहां पे लिखा है वन ऑफ दोज। फर्क देखो, यहां पे लिखा है द ओनली वन, यहां लिखा है वन ऑफ दोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आ जाए मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अब तक जो तो हमने बहुत आसान समझा, बट ये वाला टिपिकल है, ठीक है। द ओनली वन जब भी इस्तेमाल होगा तो यहां पर वर्ब जो होगी हु के बाद सिंगुलर होगी, क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। पर जब भी लिखा होगा वन ऑफ दोज, तो हु के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो क्या होगी बेटा, डुअल वर्ब होगी। बिल्कुल सही पकड़े हो आप। क्या पकड़ा है आपने, मतलब मजा सा आ गया अगर आपने पकड़ लिया तो, ठीक है ना। यहां तक की बात हो। और देखो जरा, अब जरा हम एक और चीज पकड़ते हैं, नया कंसेप्ट है जरा। नया कंसेप्ट ये कहता है कि देखिए हिम और हिज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए ऐसा होता है जब हम हिम का इस्तेमाल करते हैं तो वो रिसीवर एंड में होता है। जैसे आई गेव हिम, आई गेव हिम, ठीक है। आई कम टू हिम, आई कम टू हिम, ठीक है। अब रिसीवर एंड से क्या मतलब है, रिसीवर एंड से मतलब होता है कि आपने कुछ किया और उसके बाद उसे कुछ मिला। यहां पर तो आपने सच में कुछ दिया है, मैंने उसे कुछ दिया। यहां पर देखो मैं आया उसके पास, तो यहां पर भी रिसीवर एंड क्या है, वो उसके पास कौन आया, मैं आया। तो जब रिसीवर एंड होता है, जब आपने किसी को कुछ दिया, तीसरे इंसान को कुछ दिया, तब हम कहते हैं हिम का इस्तेमाल। ये रहे, जैसे शी गेव हिम अ गिफ्ट, आई सॉ हिम एट द पार्क। अब देखो फिर से कंफ्यूजन हुआ, सर रिसीवर एंड कैसे हुआ। देखो मैंने उसको देखा पार्क में, तो मेरे और उसके बीच में कनेक्शन बैठा, मैंने उसको देखा, तो ये एक रिसीवर एंड हुआ। रिसीवर एंड मतलब होता है कि मैं और उसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने उसको देखा पार्क में, क्लियर है। तो हम दोनों एक साथ आएंगे तभी काम होगा, ठीक है ना। ओके चलिए, अब बात समझ में आ गई। पर जब हम बात करते हैं हिज की, इसका काम क्या होता है, पोजेशन मेरी तरफ बिलोंग करता है। जैसे मैं कह रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं मेरी बात ध्यान समझिएगा। हिज व्हेन आई शो पोजेशन, मतलब हिज मींस बिलोंग टू हिम। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग करना। जैसे दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है। बताने के लिए किसकी है, उसकी है, ठीक है। द डॉग वैग हिज टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, उसने अपनी पूंछ हिलाई। हिज किसके लिए आया, कुत्ते के लिए आया। तो जिसकी चीज अमानत होती है ना, मतलब मेरी चीज है वो, जैसे मैं कहूं हिज कार, हिज वाइफ, तो जिसकी अमानत होती है, जिसकी वो चीज होती है, उसके लिए हम हिज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, क्या कहते हैं, बॉयज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब एक और देखते हैं, अब बहुत ही प्यारी चीज है, वो है योर। योर वर्सेस योर्स। देखो जब हम कहते हैं कि किसी की अमानत है, यहां पर भी अमानत है। देखो दिस इज योर बैग, आपका बैग है ये, आपका आइडिया है, आपका फोन है, अमानत है आपकी, ठीक है ना। तो हम योर का इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम करते हैं योर्स का मतलब, जब हम योर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं, योर्स के तुरंत बाद, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान सुनना, योर्स के तुरंत बाद गलती से भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलती से भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे दिस पेन इज योर्स, लास्ट सीट इज योर्स, दिस नोटबुक योर्स। तो योर्स के तुरंत बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। बात ध्यान में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से सोचो, इसमें कह रहा है ये उसका है, इसमें भी कह रहा है ये उसका है, पर ये कह रहा है कि मेरे तुरंत बाद कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि योर कह रहा है मेरे तुरंत बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये दिखाने के लिए चीज मेरी है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार देख लो, वीडियो पॉज करो आराम से, ठीक है ना। बहुत तहजीब में बताया है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब देखते हैं हर वर्सेस हर्स। अब देखो हर क्या कहता है, दिस इज हर बुक, जैसे आपने कहा था हिज बुक, उसकी किताब है, क्लियर है। उसका कहता है, ये दिखाता है कि वो उसका है, क्लियर है। अब यहां पर आता है आपका हर्स। हर्स भी योर्स की तरह कहता है कि यहां पर गलती से भी हर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए। जैसे दिस बुक इज हर्स, अभी भी ये बता रहा है कि किताब उसकी है, पोजेशन दिखा रहा है। क्या कहते हैं, पोजेशन दिखा रहा है। इंग्लिश में से कहते हैं पॉजेसिव केस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस।
इसमें भी दिखा रहा है किताब उसकी है, और वो कह रहा है कि अगर आपको हर स्मार्ट करना है तो उसके पीछे आप नाउन नहीं लगाओगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ये इंग्लिश ग्रामर में आती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक मुझे ऐसा लगता है इट एक ऐसी चीज है जो कि बड़ा बदनाम फॉर्म में यूज होता है। जैसे मैं बताऊं, बड़ा ही सिंपल है, इट वॉज अ रेनी डे। आपको लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, कुछ ऐसा पढ़ाओ जो मतलब चैलेंजिंग हो यार, मतलब आप पढ़ाते नहीं ऐसी चीजें, मतलब क्या बताऊं मैं। नहीं मैं आपको देखो चैलेंजिंग दिखाता हूं। इट इज माई कार, ये भी बहुत सिंपल है, बट हम कंफ्यूज करते हैं इट, देयर और दिस में। तो क्या बात करूं, मुझे तो बचपन से क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं दिस इज माई कार, तो मैं दिस इस्तेमाल करूंगा, इट इज माई कार थोड़ा ना कहूंगा। जो भाई अब मैं बोलता हूं दिस इज माई कार और मैं कहता हूं इट इज माई कार, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में आप यही तो भाव क्लियर करना चाह रहे हो कि गाड़ी मेरी है, तो गाड़ी मेरी वाला भाव तो क्लियर हो रहा है। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, थोड़ी हैंडराइटिंग साफ करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं लिखूं दिस इज माई कार और यहां लिखो इट इज माई कार, अब दोनों से हमें यह पता लग रहा है गाड़ी मेरी है, तो गलत कौन सा सही कौन सा? एक्चुअल में सही है ये और गलत है ये। क्यों है अब हमें यही समझना। देखिए जब हम इट का काम करते हैं, ठीक है ना, तो इट का काम हमें बचपन से लेके आज तक ये बताया है कि हम एनिमल या कोई थिंग होता है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पर जैसे हम देखें इट वॉज अ रेनी डे, ध्यान सुनना मेरी बात, इट वॉज अ रेनी डे। अब इट ना तो जानवर है ना इट कोई थिंग है, क्लियर है? तो भाई इट किस फॉर्म में यूज हुआ है, ध्यान समझो। जो चीज ऑलरेडी नोन हो, जो चीज पहले से पता हो या जिसके बारे में हम मेंशन कर रहे हो, तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है? नाउ दिस का इस्तेमाल वहां करते हैं जिस चीज को हम रेफर कर रहे होते हैं वो बहुत ही क्लोज होती है, जैसे मेरा दोस्त, मेरी गाड़ी, क्लियर है? उसके लिए हम करते हैं दिस के लिए। दिस कहीं ना कहीं एक तरह से पजेसिव फॉर्म में भी एक आप कह सकते हो, पजेसिवनेस शो करता है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी बीवी, ठीक है ना, तो इस चीज के लिए हम क्या कह रहे हैं, हम दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? वहीं जो इट है वो बता रहा है कि ये चीज होती है, ये चीज है, वो ये नहीं कह रहा मेरी है। मेरी होने के लिए हम इट का इस्तेमाल नहीं करते। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। इसलिए ने कहा इट इज रेनिंग, ठीक है ना। अगर समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम इसे नहीं बोल सकते, इट की जगह हम नहीं बोल सकते दिस वॉज रेनिंग, दिस वॉज अ रेनी डे, नो, गलत हो जाएगी अंग्रेजी। बात तो समझ में आ रही है दिस से कि आज का दिन बारिश वाला है, पर हम इस्तेमाल करेंगे इट। इट बोलता है चीज हो रही है और वो अभी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है ना, पर वो मेरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? इट वॉज अ रेनी डे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो, ये रहे ना। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिए। अब यहां पर आता है, एक आता है भाई देयर। देयर क्या कहता है? टू इंट्रोड्यूस एंड पॉइंट आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, उसके लिए हम कहते हैं देयर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको देयर और इट में, मैं समझाता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे मेरे बच्चे। देखो जो देयर होता है वो कहता है दूर रखी है वो चीज और मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं इंग्लिश से, उंगली से। दूर रखी है वो चीज और मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं देयर इज। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैग ढूंढ रहे हो लाइब्रेरी में, या मेरा बैग कहां रख दिया, मैंने बैग कहां रख दिया, और सडनली आपको दिख जाए वो बैग वो रखा, तो आप कहोगे देयर वॉज माई बैग, वो रहा मेरा बैग। आगे गेटिंग पॉइंट, वो कहते वो हो रहा मेरा बैग, तो जो वो रहा मेरा बैग, तो आपने क्या बोला, देयर इज माई बैग, ठीक है ना। तो आप इस तरह से संबोधित कर रहे हो, जिसका मतलब हो गया कि देयर, दूर की चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। पास की चीज और या अपनी चीज को बताने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा कोई पोजेशन ना हो, जो चीज हमारी ना हो और वो नॉन लिविंग भी हो, जिसमें जान ना हो, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही मतलब आजकल ना इट, क्योंकि इतना इतना ऑब्वियस है, लोग सोचते हैं कि यार इट में ऐसा क्या ही होगा, इट पे क्वेश्चन क्या ही आएगा, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए जरा, इट इज नो डाउट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बट फ्यू पीपल एक्चुअली फॉलो इट, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ऑनेस्टी है वो एक बेस्ट पॉलिसी है, बट जो कुछ लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं। अब बताइए गलती कहां है यहां पर, या नो एरर है? अब 99.99% बच्चा पता है क्या करेगा, सर सर सुनो ना, दिस इज नो एरर, वो ये बोलेगा। पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे लाल। ठीक है, चलो पहले एक काम और एक करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो दोनों के आंसर देखेंगे। देखो, इट इज अ ग्रेट लीडर
हु कैन एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग। वो एक ग्रेट लीडर है जो एडमिट कर ले वो कब रॉन्ग है। सर अगेन बताओ, नो एरर, कोई गलती नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो सर, दोनों सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। 99% बच्चा जो भी पढ़ के जा रहा है वो यहां पर डी पे ही मार्क करेगा, सर कोई गलती नहीं है। बट मेरी जान, आंसर देखो जरा, देखिए आंसर में यहां पर ए नहीं आएगा, इट इज नो डाउट की जगह आएगा देयर इज नो डाउट। ठीक है ना, क्या आएगा, देयर इज नो डाउट। अब ऐसा क्यों आता है 2 मिनट बाद समझेंगे, पर आप मेरी बात ध्यान समझो। यहां पर देयर क्या होता है, जब हम किसी चीज को संबोधित करके बात कर रहे होते हैं तब हम बात करते हैं देयर इज नो डाउट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से रखना। एक अब यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं सर ऑनेस्टी दूर तो नहीं रखी है, पर एक्चुअली क्या है, अगर आप ऐसे समझे वो दूर ही है ऑनेस्टी, बस वो छू नहीं सकते हम उसे। देयर इज नो डाउट, ठीक है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम ऑनेस्टी को टच नहीं कर रहे, पर हम ऐसे बात कर रहे हैं, इट्स अ थर्ड थिंग जो दूर है और बहुत कम लोगों में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं देयर इज लॉट ऑफ गुड पीपल आउट देयर, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। अब बहुत अच्छे लोग दूर हैं, हमारे साथ नहीं बैठे, बगल में नहीं बैठे, हम कह रहे हैं दुनिया में हैं, तो एक तरह से हम कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो हैं। क्लियर है, तो इसलिए यहां पर देयर का इस्तेमाल हुआ है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। एक और देखो, यहां पर लिखा है ए में इट नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, यहां पर खाली आएगा अ ग्रेट लीडर। यहां पर ध्यान रखो, जहां पर इंसान की बात हो रही है, इंसान के लिए कभी भी इट का इस्तेमाल नहीं होता है, इंसान के लिए कभी इट का इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे देखिएगा, इट वॉज ही हु एवरीवन एडमायर फॉर हिज करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। अगेन सब लोग कहेंगे सर इट में गलती है, अब तो मुझे पता लग गया, पर क्या गलती, ठीक है। अब यहां पर एक तो सही बैठ रहा है, इट वॉज ही, ये तो वो है हु एवरीवन एडमायर, जिसको सब लोग एडमायर कर रहे थे उसकी हिम्मत के लिए जब मुसीबतें आई थी। यार ये तो सही लग रहा है, अगर ईमानदारी से देखें, मुझे पता है आपको आंसर पता होगा कि इट ही है, पर इट क्यों है ये जानना जरूरी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड दैट, उसने कहा दैट इट वाज हर फ्रेंड हु कन्विंस हर टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। शी सेड, उसने कहा इट वाज हर फ्रेंड, इट वाज हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे जिन्होंने कन्विंस करा कि एग्जाम दो आ। फिर इन मुझे तो नहीं लग रहा भाई कोई दिक्कत है, पर अगेन सब लोग ये कहेंगे सर इट में ही गलती है। यार ये तो तुम्हें अब पता है ना कि इट में पढ़ा रहा हूं, स्पॉटिंग एरर के साथ पता प्रॉब्लम क्या है, मजा तब आता है जब चैप्टर मिक्स हो जाते हैं, मजा तब आता है जब चैप्टर मिक्स हो जाते हैं। तो भैया पेन नया लाना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, इंक ब्लॉट हो जाती है। चलो तीसरा देखो जरा, इट बीइंग अ नेशनल हॉलिडे, इट बीइंग अ नेशनल हॉलिडे all the government offices remain closed, people believe it with the joy और people celebrate it with the joy। ये भाई एक नेशनल हॉलिडे है और सभी गवर्नमेंट ऑफिस ना बंद थे और लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया बहुत खुशी के साथ। अब ये भी सही लग रहा है यार, नो एरर वाले लग रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन नो एरर वाले हैं, बट सब में एरर है, ध्यान से समझो जरा। देखो पहले वाले में बी में एरर है, बहुत ध्यान समझना। सर बी में मतलब यहां पर गलती है, हम तो यहां पर सोच रहे, देखा गलती पकड़ो जरा। यहां पर देखो, यहां पर आएगा इट वॉज ही हु एवरीवन एडमायर फॉर हिज करेज, यहां पर हु की जगह आएगा हु। ठीक है, अब ये हूं वाली कहानी में 2 मिनट बाद समझाऊंगा, ये अभी नहीं समझाऊंगा क्यों आया हूं। ठीक है, अगला देखो, शी सेड दैट इट वॉज हर फ्रेंड हु कन्विंस हर टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। देखो यहां पर ना इट के बाद हमेशा वॉज आता है, इट के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता, इसमें वर्ब की गलती। ठीक है ना, तीसरी देखो जरा ध्यान समझो, ये मैनरिज्म वाली है, ये मैनरिज्म वाली है, ये ग्रामर नहीं है, ऐसे मैनरिज्म कहते हैं, ध्यान समझिएगा। यहां पर लिखा है इट वॉज इट बीइंग अ नेशनल हॉलिडे, ये क्योंकि एक नेशनल हॉलिडे था, सभी गवर्नमेंट ऑफिस जो थे क्लोज थे एंड पीपल ने सेलिब्रेट किया हॉलिडे विद जॉय, हॉलिडे विद जॉय। अब सर आप ना कतई अंग्रेजी नहीं जानते हो, हमने छोटी क्लास में ही पढ़ लिया था कि जब एक नाउन आ जाता है तो इस नाउन के तुरंत बाद हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उस चीज को संबोधित करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने इस चीज को देखा है तो मेरी बात ध्यान सुन लो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। ये यूपीएससी का ही सवाल है, ये आया था, ये चीज का, इस सवाल को ना सिर्फ शशि थरूर कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता इस सवाल को, बहुत टफ है ये। देखो ऐसा है, जब हम किसी चीज के भाव को, इमोशन को, या उस चीज की कितना बड़ा है, कितनी बड़ी बात है,
उस चीज को बताते हैं तो उस वक्त नाउन का दोबारा इस्तेमाल करा जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनो। जब हम किसी चीज की इंपॉर्टेंस, इमोशंस को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम उस नाउन का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो एक नेशनल हॉलिडे है और सभी गवर्नमेंट ऑफिस क्लोज हुए और लोगों ने उस हॉलिडे को, हॉलिडे बोल लो या उसको बोल सकते हो ओकेजन को, बहुत खुशी से एंजॉय किया। क्लियर है? तो भैया यहां पर आपके लिए या तो आप हॉलिडे वर्ड लगाइए या आप ओकेजन वर्ड लगाइए। क्लियर है? ये बेटा बहुत टफ था, ये बेटा यूपीएससी का डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। और जिसकी अंग्रेजी बोलने की अच्छी नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छी बोलने की अंग्रेजी नहीं है, वो बेटा ये कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी दे रहा हूं, तो मुझे चांद लगा लो, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। चलिए, मेरे पैर बुब्बे भाई, सर बताऊं बैठे बैठे मैं चाह रहा हूं कमर सीधी कर लो भाई, जरा एक मिनट अटक गई मेरी। हाँ चलिए आगे चलते जरा। अगला भैया बहुत अच्छा है भैया, बहुत ध्यान सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल ईच अदर और वन अनदर का इस्तेमाल कहां होता है? ये भी यूपीएससी का स्पॉटिंग एरर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। वो ये कह रहा है कि दो कंट्री ने एक दूसरे की मदद की, दो कंट्री ने एक दूसरे की मदद की। अब एक दूसरे की मदद करने को हम क्या कहेंगे? ईच अदर। अभी तो बहुत छोटा लग रहा होगा, बड़े एग्जाम में ना समझ नहीं आता। ठीक है ना? अब अगर मैं इसकी जगह लिख दूं वन अनदर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर, वन अनदर का इस्तेमाल आप सिर्फ तब करेंगे जब एक से ज्यादा लोगों ने, मतलब दो से ज्यादा लोगों ने मदद करी। जैसे स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट्स ने मतलब आपस में 6 7 10 12 30 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक दूसरे की मदद करी, तो उसमें हम करेंगे वन अनदर का इस्तेमाल। अदरवाइज आप इस्तेमाल करेंगे ईच अदर का। ईच अदर का मतलब क्या है? कि हम एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? एक दूसरे की हमने मदद की, वो हो गया ईच अदर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? दो के लिए हम करते हैं ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए हम करते हैं वन अनदर। आई होप मेरी बात बहुत ढंग से क्लियर होगी और ये बात मतलब ध्यान रखना। ठीक है ना? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए यहां तक की बात होगी, आगे चलते हैं जरा। ओके, अगला कंसेप्ट, मेरा ना दिमाग थोड़ा थक गया, देख लो एक मिनट, 42 मिनट्स का बोल लिया मैंने। चलिए भैया देखिए जरा कहानी क्या है आगे। देखो अब है दीज दोस्त की कहानी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सोच के देखो। ये दीज दोस्त और दिस दैट अगर मैं पूछूं, इनमें से कौन सा इस्तेमाल होगा आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ के साथ? जैसे मैं बात करूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता है आइदर ऑफ दीज पीपल हैज, या मैं बोलूं आइदर ऑफ दिस, या नाइदर ऑफ दैट, या बोलूं नाइदर ऑफ दोस? कौन इस्तेमाल होगा? ध्यान सुनिएगा, हमेशा ध्यान रखो मेरे लाल, हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखो। हमेशा 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 आइदर ऑफ के साथ, नाइदर ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ, ईच ऑफ के साथ, एवरी वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन लगता है। कौन सा लगता है बेटा? प्लूरल प्रोनाउन लगता है। ये हमने कंसेप्ट नाउन में भी पढ़ा था। नाउन के केस में हम बोलते हैं प्लूरल नाउन लगता है, और यहां पर हम बोलते हैं प्लूरल प्रोनाउन लगता है। कैसे लगता है देखिए जरा। जैसे मैं बोलता हूं नाइदर ऑफ दीज प्लेयर गोज टू द स्टेडियम। ठीक है ना? यहां पर क्या हुआ, क्योंकि यहां पर नाइदर ऑफ लगाया तो हम प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल फॉर्म का। बट यहां पर भी एक गलती है, दीज प्लेयर का मतलब है कि दो से ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं मैं? दो से ज्यादा है, तो यहां पर नाइदर ऑफ का इस्तेमाल नहीं आएगा। यहां पर किसका आएगा मेरे लाल? नन ऑफ का आएगा। यहां पर आएगा नन ऑफ। दो गलतियां मिली आपको, बात समझ में आई? पहली गलती इंसान ये कर सकता है कि दीज की जगह कर दे दिस। ठीक है ना? और दूसरी गलती कर दे कि अगर दो से ज्यादा है तो वो नन ऑफ ना लगाए। तो दो गलतियों पे बहुत ध्यान देना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। कैसे? ध्यान से देखो बेटा, स्क्रीन पे एकदम नजर होनी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं नाइदर ऑफ दीज प्लेयर, देखो ये है तो प्लूरल प्रोनाउन, बट देखो वर्ब कौन सी आएगी? गोज टू स्टेडियम। ठीक है ना? ये सिंपल है, ये रूल है बेटा, रूल पकड़ के चलना एकदम मजबूती से, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है? चलिए अगला देखिए जरा, माई सेल्फ पे आइएगा। देखो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ एंड वन सेल्फ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। एक बार एग्जाम में आया था यूपीएससी में, और मतलब बच्चा कंफ्यूज हो गया था, और मैं समझाता हूं कैसे। देखो एक बार क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया ऐसे, एक बार मैं याद कर लूं। ओके, आई एम गोइंग टू पिक अप
हिम। नाउ अब यहां पर लिखा है आई एम गोइंग टू पिक अप हिम। हिम यहां पर सही है कि गलत है, एक सवाल आया। अब मैं आपको समझाता हूं ये सही है कि गलत है कैसे। देखो, जब आप कोई काम स्वयं करते हैं, जब आप कोई काम स्वयं करते हैं कि मैं खुद से करूंगा ये काम, तो आप उसके आगे लगाते हैं सेल्फ। जैसे आई हैड टू कंप्लीट ऑल द वर्क माई सेल्फ, शी मेड द डिश हर सेल्फ, एंजॉय एवरीवन वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, वन शुड बी लॉयल टुवर्ड्स वन सेल्फ। क्लियर है? सेम वे आई एम गोइंग टू पिक अप हिम सेल्फ, मैं उसे खुद से पिकअप कर लूंगा। तो जब भी आप कोई काम खुद करते हैं तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है उसमें सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल आता है। आई थिंक अब मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट खतरनाक है। ये है कहानी हु और वून की। ये बचपन से लेके आज तक क्लियर नहीं हो गई। अगर मान लो तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो भैया एक अगर तुम आई लव यू वाला मैसेज कमेंट सेक्शन में डाल दो तो मजा आ जाएगा। मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इसे क्लियर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हु और हुम, दोबारा बात करता हूं मैं। हु और हुम दोनों इंसान के लिए, पर्सन के लिए काम आते हैं। बात समझ में आ रही है? हाथ से बिल्कुल आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, बट पर यहां पर हु का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के लिए और हुम का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के लिए। आप कंफ्यूज कर रहे हो आप, मैं समझाता हूं। देखिए, आपने एक सेंटेंस में पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। पढ़ा होगा ना ये आपने? हाँ सर पढ़ा था। अच्छा, सब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखो कि आप लिखते हो ही, शी, करेक्ट है? हाँ सर। और वर्ब में तो आपको पता ही है, इज, आर, एम। हाँ सर बिल्कुल पता है बात। काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हो? हिम, हर, यही चीज लिखते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हुम है, ध्यान से मेरी बात, जो हुम है वो हमेशा हिम और हर के बारे में बात करता है, और जो हु है, हु बात करता है ही और शी के बारे में। ये बात समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। थोड़ा एग्जांपल बताओ सर, ऐसे काम नहीं बनता। मैं बताता हूं, देखो फॉर एग्जांपल यहां लिखा है हुम के बारे में। देखो, जैसे एक सेंटेंस दिखाओ भाई, सेंटेंस कहां है? सेंटेंस कह रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं कैसे पता लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस आपके सामने आया कि भैया ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। अब मेरा एक सिंपल सवाल है, आप जब इसमें सवाल लगाओगे तो आप ही के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना? तो आपके लिए वर्ड कौन सा आएगा? हु इज गोइंग। अब बात समझ में आ रही है? अब मैं लिखता हूं ही इज गोइंग विद हिम, ही इज गोइंग विद हिम। तो हम क्या लिखे हैं? whom is he going। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो, ही का लिए हमने लगाया हु और हिम के लिए हमने क्या लगाया? whom। सिंपल है। तो हमें सिंपल ये देखना है कि वो ही है, शी है, या हिम है, या हर है मेरी जान। अगर वो हिम हर है तो आप whom लगा दो, अगर वो ही शी है तो आप who लगा दो। सिंपल, मतलब इतना सिंपल है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? चलो एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, वो है आपका बेटा हुज। हुज के बारे में समझो। जब भी हम हुज के बारे में पूछते हैं ना, तो हम बात करते हैं ये किसका है। हुज की हिंदी क्या होती है? किसका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल हु सर्टिफिकेट वॉज लॉस्ट। ये वही लड़की है जिसके सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गए थे, ठीक है ना? अब जैसे हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस। तो हुज का काम क्या है मेरे लाल? कि हुज बात करता है सम्मान किसका है। हुज बुक्स आर दीज, हुज फूड इज लेफ्ट, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं हुज एक किसी के भी सम्मान के लिए, ठीक है ना? बात ध्यान रखना, किसी का सम्मान बताना हो तो हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपको देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट लिखा था, शी इज अ गर्ल हुज सर्टिफिकेट्स वर लॉस्ट, ठीक है? बिलोंगिंग, किसी के सम्मान को हम बिलोंगिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं दैट के बारे में। दैट के बारे में आई थिंक मैं बात कर चुका हूं। दैट क्या बोलता है कि नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, बट मैं आपको ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एक बार बताना भूल गया, वो ध्यान रखना। इन वर्ड है अवेल, रिकाउंसिल और एंजॉय। ये आपको कहीं भी दिख जाए, दोबारा बोल रहा हूं, अवेल, रिकाउंसिल और एंजॉय कहीं भी दिख जाए, इनके तुरंत बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है मेरी जान? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई शैल अवेल माई सेल्फ फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं इस अवेल मतलब लेता हूं खुद से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है? एवरीवन वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ इन द पार्टी।
तो ये शब्द क्या कहते हैं कि जहां पर भी मैं आऊंगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। ये 3 वर्ड है, अवेल, रिकाउंसिल, एंजॉय, अवेल, रिकाउंसिल, एंजॉय, अवेल, रिकाउंसिल, एंजॉय। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। हाँ सर। एक और देखो जरा, अब बात करते हैं दैट के बारे में। ऐसे ही दैट के लिए भी कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ऑल जब भी इस्तेमाल होगा तो आपका दैट जरूर आएगा। नथिंग जब भी इस्तेमाल होगा तब भी आपका आएगा। दी ओनली, नन, ठीक है ना। या कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, द सम, द सेम, सच, सो, ये सभी शब्द के साथ आपका दैट जरूर आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ही इज द सेम, ही इज द सेम, देखो यहां पर सेम लिखा था, ही इज द सेम पर्सन दैट आई सॉ द लास्ट नाइट। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट कैन डू दिस। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो क्या हो गई सुपरलेटिव डिग्री। देयर इज नथिंग, देखो यहां पर नथिंग लिखा होगा, नथिंग, देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। ये छोटी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार पढ़ो 3 बार रिवाइज करो, एक बार पढ़ो 3 बार रिवाइज करो, एक बार पढ़ो 3 बार रिवाइज करो। अगर आज तक आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकला है या आप एकेडमिकली अच्छे नहीं रहे, तो इसका कारण यही है कि आपने मान लिया है कि मैं रिवाइज कम से कम करूंगा, मेरे को बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, रिवाइज ज्यादा कीजिए, सिलेबस कम कंप्लीट कीजिए शायद, ठीक है ना। ओके, अगला देखिए। और वैसे आपको पता है दैट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आता है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आते हैं विच और दैट पे। देखो आई थिंक मैंने विच क्लियर कर दिया। विच बताता है कि हम जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग की खास बात के लिए करते हैं। आता है ये भी विच नॉन लिविंग के लिए, पर किसी की खास बात के लिए आता है। जैसे माई फोन विच इज एन आईफोन, मेरी फोन की खास बात क्या है, क्योंकि वो आईफोन है, ठीक है ना। तो भैया विच होता है खास बात के लिए, और दैट होता है सिंपल नॉन लिविंग को एड्रेस करने के लिए। मेरा जो फोन था आई बॉट लास्ट वीक, मेरा जो फोन था मैंने लास्ट वीक खरीदा है, ठीक है ना, सिंपल। द बॉय इज दैट इन योर क्लास, द बॉय, ठीक है, दैट, यहां पर कुछ गड़बड़ है, द बॉय दैट इज इन योर क्लास, यहां पर दैट नहीं आएगा, हुआ आएगा, गलती से सेंटेंस यहां पर आ गया, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है ना। सो बताने चाह रहा हूं कि जो दैट होता है वो आता है नॉन लिविंग को एड्रेस करने के लिए, वहीं विच का इस्तेमाल होता था किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए, किसी भी नॉन लिविंग की क्वालिटी को एड्रेस करने के लिए या उसकी खास बात को बताने के लिए हम याद करते थे विच। ये मैं आपको याद भी दिलाया था, अरे वो किताबें नहीं थी जो फटी हुई थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, विच। द बुक्स विच आर टॉर्न्ड ऑफ, जो किताबें फटी हुई थी, तो हमने विच का इस्तेमाल करा उन किताबों को की खास बात को बताने के लिए, उसके लिए विच का इस्तेमाल था, ठीक है ना। चलिए ओके जी, हमने ऑलमोस्ट ग्रामर का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे तो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद से कराऊं, तुमको दूं, टेस्ट में दूं, क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने करा दिया तो अब है भी बहुत सारे। एक मैं आपको दिखाता हूं, एक मतलब 5, 4, 8, 8 के बाद 13, 18, 18 के बाद 23, 23 क्वेश्चन है, 23, 27, 27 क्वेश्चन है भाई साहब। अब बताओ क्या करना है, क्या आप मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कराऊं, 1 घंटे की क्लास हो गई। यार एक काम करते हैं, इसे आप खुद से करो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप में से किसी का भी एक भी कमेंट आता है कि मुझे नहीं आया, एक का भी आता है, तो मैं क्वेश्चन खुद से करा दूंगा, प्लस मैं आपको टेस्ट भी दे रहा हूं, खुद से करो। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको करा दिए हैं, आपको एज सच कोई डाउट नहीं आएगा यहाँ पर कि भाई क्या आना चाहिए क्या नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे ना कि यार मुझे ना सर से एक बार बात करनी है, सर अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार मैं उनसे बात कर लूं, तो आपकी ना मेरी 1-to-1 गूगल मीट हो सकती है। इस 1-to-1 गूगल मीट के अंदर ना मैं आपसे 2-3 घंटे आराम से वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूं, और इसके लिए ना आपको प्ले स्टोर से सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर एक ऑप्शन आएगा कंसल्टेंसी, उस ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे से आपसे बात हो सकती है। और आपको लग रहा हो कि एक बार ना मैं आपकी टीम से बात कर लूं और फिर मैं ये एनरोलमेंट का प्रोसेस कर लूंगा, तो मेरी टीम के पास ये नंबर रहता है, उस पर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। और याद रखो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप ना केवल आपको एंड्रॉइड पे मिलेगी पर iOS पे भी मिलेगी। पर iOS के लिए ना इस नंबर पे आपको iOS लिख के भेजना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे आपकी ना पर्सनल मदद चाहिए, क्या आप, ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सको, मुझे ना कोई ऐसा बंदा चाहिए गाइडेंस कर सके। ये जो बाकी कोचिंग होती है वो लाइव क्लास तो लेती हैं, बट वो टीचर पर्सनली कभी बच्चों से बात नहीं करता। तो मैं हर हफ्ते बच्चों से बात करता हूँ, ऑन डिमांड भी बात करता हूँ। तो आपको लग रहा है, तो मेरे ना कई बैचेस है, जैसे सीडीएस के लिए शेषा है, कीर्ति है, तेजस है, एनडी के लिए त्रिशूल बैच है, ये रहे, धोनी मतलब टीए के लिए हमारा धोनी बैच है,
तो मैं अलग से पढ़ाता भी हूं, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं आपके साथ हूं। देखो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं मैं आपको क्या क्या दे सकता हूं। बाकी कोचिंग क्या दे रही होंगी, मैं आपको क्या दे सकता हूं। मैं आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकता हूं, लाइव डाउट सेशन दे सकता हूं। मतलब कि आप 5 बजे मुझे कॉल करो, 6 से 9 के बीच में लाइव लाइव आकर प्राइवेट ट्यूशन की तरह आपके डाउट कॉल करो। वीकली 1-to-1 कॉल ले सकता हूं, इसमें कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप होगे, आप और मेरी बात होगी। 21,000 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और एनसीईआरटी के नोट्स सिंपल भाषा में क्लियर करके आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर या कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, इसको आपको पढ़ना हो, खाली एक सब्जेक्ट को तो मैं आपको वो भी पढ़ा सकता हूं मात्र 7,999 में। किसमें? मात्र 7,999 में, ठीक है ना। आपको लग रहा हो बिल्कुल मैं आपको पढ़ा सकता हूं। और कोई भी दिक्कत आ रही है आप इस नंबर पे कॉल करो, मैं आपकी मदद करूंगा। मेक श्योर आपके पास ये ऐप जरूर होनी चाहिए, तभी आपकी मैं ज्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगा, ठीक है। और iOS के लिए आपको सिंपल इस नंबर पे iOS लिखना है, आपको मेरी ऐप मिल जाएगी, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं और अब वोकैब पे फोकस करते हैं। चलिए भैया अब करते हैं वोकैब। देखो यार वोकैब का मैं अब हम पहला वर्ड है इंट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब होता क्या है? इंट्रिंसिक मतलब कोई भी चीज जो बहुत ही नेचुरली ना इनबिल्ट हो तुम्हारे अंदर, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें नेचुरल ब्यूटी, तो ये एक साधारण इंग्लिश हुई। पर अगर मैं शशि थरूर वाली इंग्लिश बोलूंगा तो मैं कहूंगा इंट्रिंसिक ब्यूटी, ठीक है ना। कि भैया को नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। फॉर एग्जाम्पल उसकी ऑनेस्टी है, यार वो मतलब बचपन से बड़ा ईमानदार है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी है। ही इज इंट्रिंसिक ऑनेस्ट पर्सन। बात मेरी बात समझो। तो कोई भी चीज जो नेचुरली हो उसमें और पहले से ही हो, ठीक है ना, तो हम उस वर्ड के लिए यूज करते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ब्यूटी ऑफ द डायमंड कम्स फ्रॉम इट्स परफेक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नॉट इट्स कट और पॉलिश, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने इंट्रिंसिक वर्ड ऐड कर दिया। देखो द इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ डायमंड, जो डायमंड की इंट्रिंसिक ब्यूटी है ना, कम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर फ्रॉम द परफेक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो परफेक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उससे आती है, ना कि कट करने से, ना पॉलिश करने से। एक और देखो, हिज इंट्रिंसिक काइंडनेस, जो उसके नेचुरली जो एक मन में एक अच्छा भाव होता है, उसको हेल्पिंग नेचर बनाता है दूसरों के लिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि कुछ वापसी मिलेगा। क्लियर है? अगला यहां पर क्वेश्चन देखो जरा, यहां पर कहता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका इस्तेमाल करते हुए आप देखिए ये कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इफ वी से फॉरेस्ट हैज, ठीक है ना, अगर हम कहें फॉरेस्ट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, तो फॉरेस्ट में ऐसा क्या है जो पहले से होता है उसमें? इट्स वैल्यू कम फ्रॉम द टिम्बर इट प्रोवाइड, जो टिम्बर एक वुड होती है लकड़ी, उससे। इट्स वैल्यू एग्जिस्ट बाय द नेचर बियॉन्ड ह्यूमन यूज, ठीक है ना, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है पहले से ही नेचर में, बियॉन्ड ह्यूमन यूज, ह्यूमन इस्तेमाल करें ना करें, ठीक है ना। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द टूरिस्ट विजिट, जितने लोग उसे विजिट करते हैं। इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय इन रुपीज, पैसों से इसकी कीमत तय होती है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ? बी, कि उसकी नेचर में ये है पेड़ पौधों के दूसरों की मदद करना, ठीक है ना। अब अगला देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के यूज में इंट्रिंसिक शब्द को इस्तेमाल करें तो कैसे क्वेश्चन बनता? व्हाई माइट द कॉन्स्टिट्यूशन से राइट हैव इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस? देखिए देखो यहां पर देखो, यहां पर आपका कौन सा बैठता है? बिकॉज राइट्स आर ओनली फॉर द एजुकेटेड पीपल, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ही होती हैं, ठीक है ना। बिकॉज द राइट्स आर द फंडामेंटल टू ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत के लिए ये फंडामेंटलाइज होती हैं। क्या ये इंट्रिंसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट? बिकॉज द राइट चेंज एवरी ईयर, राइट्स हर साल बदलती हैं। राइट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फंड्स, फंड्स के ऊपर होती हैं। भैया आंसर क्या हुआ? बी, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स, डिग्निटी, इंसान की इज्जत एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो भाई, वर्ड है अगला लैंस। बहुत ही सिंपल वर्ड है। देखो लैंस क्या होता है? अगर आप घुड़सवारी करते हैं तो आपने देखा होगा एक स्वॉर्ड टाइप का वेपन, स्वॉर्ड कह रहा हूं, क्या कहता है यार, भाला, भाले टाइप का वेपन को हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं? लांस। भाले को हम लांस कहते हैं। तो बड़ा ही पुराना वर्ड है ये, पर आजकल भी यूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लांस पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन अ मिडिवल कैवलरी चार्जेस। यस, जो पहले घुड़सवार होते थे तो एक भाला लेके चलते थे, ठीक है ना। अब आपको देखना है ये वाला वर्ड कहां पर फिट बैठ रहा है। ये आराम से ना, जो राइडर्स होते थे उनको मारने के लिए बड़ा आसानी से काम आया था। घोड़े पे इंसान एक राइडर है और वो आराम से भी किसी को भाले से मार सकता है अगर उसके पास लांस है। तो यस बिल्कुल सही है, यहां पर ठीक बैठ रहा है। जो मुगल पीरियड था ना, उसमें लांस एक डेकोरेटिव फॉर्मेट में यूज होता, बहुत ही डेकोरेटेड वेपन था वो। यहां पर देखिए जरा,
क्या है यहाँ पर ये? यहाँ पर आंसर बैठेगा एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी इन द रॉयल पोजेशन। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि भैया रॉयलनेस दिखाने के लिए, अथॉरिटी दिखाने के लिए वहां पर मुगलों में इस्तेमाल होता था। पता है आपको, मुगलों में तलवारें नहीं इस्तेमाल होती थी। कभी आप अकबर की फोटो देखो तो अकबर की आपको फोटो ना लांस के साथ दिखेगी, ठीक है ना। वो थे शिवाजी महाराज, नहीं नॉट शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के जो भाले के साथ उनकी फोटो थी। तो जब हम भाला बोलते हैं तो भाले से मतलब क्या है भाई जान? लांस। भाले से हमारा मतलब क्या है? लांस, ठीक है ना, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी जगह आने लगा है आजकल, ठीक है ना। चलिए आगे चलता है। अगला वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया है, वो है रेनिसेंस। सुना है कई बार, रेनिसेंस आया होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा रेनिसेंस। रेनिसेंस रेनिसेंस एक्चुअली क्या होता है? जो 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी का जो पीरियड था यूरोपियन हिस्ट्री का, उसे हम रेनिसेंस कहते हैं। तो हिस्ट्री के एक पीरियड को हम रेनिसेंस कहते हैं। और इस पीरियड की खास बात क्या है? इस पीरियड में क्या हुआ था? आर्ट, कल्चर और साइंस में काफी ज्यादा तब्दीली आई थी। उस टाइम में साइंस के जो साइंटिस्ट होते थे ना, वो एक हीरो की तरह होते थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, ये सब हीरो की तरह देखे जाते थे। तो इनके बारे में बात करी जाती है, तो इसे हम कहते हैं रेनेसेंस। 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी पीरियड को हम रेनेसेंस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब रेनेसेंस का यहाँ पर देखो, ये सवाल पूछता है हाउ डिड द रेनेसेंस चेंज द यूरोपियन आर्ट। जो रेनेसेंस है उसने यूरोपियन आर्ट को कैसे चेंज कर दिया? तो ये रेनेसेंस क्या है? पीरियड। तो अगर इसे कन्वर्ट करें मीनिंग में, कैसे उस पीरियड ने यूरोपियन आर्ट को पूरी तरह से बदल दिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है? आर्टिस्ट ओनली कॉपी द ओल्ड रिलीजियस पेंटिंग। नहीं, यहां पर क्या था? इस पीरियड में, रेनेसेंस पीरियड में क्या होता था कि नया आर्ट, कल्चर और साइंस आया था, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स एंड पर्सपेक्टिव, आर्ट बिकम लेस पॉपुलर देन बिफोर, ओनली किंग्स वर अलाउड टू पेंट। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहां पर क्या हुआ? इंट्रोड्यूस रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स, इंसान की जो फिगर्स थी उसको लेकर आया गया। देखिए पहले जो वे भगवान की ना फोटो नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, उसको जो था एक तस्वीर में लाया, मूर्ति में लाने का काम इस पीरियड में हुआ था। बी, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए, व्हाट वाज द प्रिंटिंग प्रेस इंपॉर्टेंट फॉर द रेनेसेंस। क्या प्रिंटिंग प्रेस इंपॉर्टेंट थी उस पीरियड टाइम में? जरा यहां पर देखिए, यहां पर बुक्स चीपर कर दी गई थी, स्प्रेड न्यू आइडियाज फास्टर। यहां पर नए आइडियाज को फास्टर स्प्रेड करने के लिए सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल होता था। हेल्प किंग टू कंट्रोल व्हाट पीपल रीड, इस चीज के लिए होता था कि लोग क्या पढ़ें। और रिप्लेस और हैंड रिटन बुक्स इमीडिएटली, जो हैंड रिटन बुक्स थी उसको जल्दी से रिप्लेस करने के लिए था। तो भैया इसका आंसर है ए, ठीक है ना। जो चीप बुक्स थी, ठीक है ना, बुक्स को ज्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल हुआ। पहले जो किताबें होती थी आपको पता होगा, सिर्फ किंग्स और जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे उनके पास आती थी, किताबें हैंड रिटन होती थी। तो हैंड रिटन किताबें बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाती, बट यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस उस रेनेसेंस मतलब उस पीरियड की डिस्कवरी थी, जिससे नई नई किताबें छपी और सस्ते दाम पे छपी। क्लियर है? चलिए आगे चलते रहा। अब ये भैया ये बहुत अच्छा है, ये है हैदर, ठीक है ना। अब हैदर का मतलब क्या होता है? ऐसे फूल पत्तियां जो पर्पल पिंक रंग में हो। हैदर ऐसी फूल पत्तियां जो पर्पल पिंक रंग में हो, उसे हम कहते हैं हैदर, ठीक है ना। नाउ अब मेरी बात ध्यान समझो, यहां पर ना पता नहीं यहां पर लिखा है नहीं लिखा है, बट मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पर नहीं लिखा है, चलो ठीक है छोड़ो, फिर कभी बताता हूं मैं। यहां पर होना चाहिए था वैसे तो, नहीं चलो कोई बात। तो हैदर क्या होती है? छोटी छोटी श्रब्स, झाड़ियों का काय होता है जिनका कलर पिंक या पर्पल रंग में होता है, ठीक है। अब देखो हैदर पे क्वेश्चन है, व्हाई इज हैदर इंपॉर्टेंट फॉर मोरी लैंड इकोसिस्टम। यस, मोरी लैंड अब आ गया, बहुत ही बढ़िया है। मोरी लैंड होता है अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड को हम कहते हैं मोरी लैंड, यही मैं दिखाना चाह रहा था। अनकल्टिवेटेड लैंड को कहते हैं मोरी लैंड, ठीक है। मोरी लैंड, ध्यान रखना कि जब यूरोप वाले एरिया में क्या होता है, पिंक पर्पल रंग के फ्लावर्स आ जाते हैं अगर जमीन को फसल ना उगाई जाए। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुना मेरी बात। मोरी लैंड होती है अनकल्टिवेटेड लैंड, और यूरोप में क्या होता है कि अगर आप उस जमीन पे कोई फसल नहीं उगाते हो तो वहां पर झाड़ियां आ जाती है जो पिंक और पर्पल रंग के फ्लावर पैदा करती हैं, और उसे कहते हैं हम हैदर। ठीक, अब आपको इनमें से देखना है इनमें से सही आंसर क्या है, ठीक है। It provide food only for deers. Its flowers support bees and prevent soil erosion. It grow only in desert area. It kills other plants and around it. देखो इसका आंसर है बी। यहां पर क्या होता है, जो मधुमक्खियां आती हैं उनके लिए बहुत फायदा होता है, और सॉइल इरोजन को बचाने के लिए बहुत काम आती है ये जगह, ठीक है ना। तो याद रखना, ये एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूं, खाली इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पर। एक्चुअली कहाँ था ये
ये ना जीके में आया था ये क्वेश्चन, तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो हैदर इंपॉर्टेंट फॉर द मोरीलैंड इकोसिस्टम। मोरीलैंड मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड जो यूरोप की होती है, वहां के लिए हैदर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो मधुमक्खियों के लिए फायदेमंद होता है और सॉइल के इरोजन को बचाता है। ये जीके का क्वेश्चन है बेसिकली, तो मैं सोचा मैं आपको बता दूं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाई डू कम्युनिटी यूज हैदर इकोनॉमिकली? ऐसा क्यों है जो वहां की कम्युनिटीज होती हैं, कुछ कम्युनिटीज होती हैं वो हैदर को इकोनॉमिक पर्पज से बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती हैं। देखिए हैदर का इस्तेमाल ना मेडिसिन परफ्यूम बनाने के लिए भी होता है। क्या होता है? मेडिसिन और परफ्यूम बनाने के लिए भी होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके ना जीके के सवाल थे, इंग्लिश के सवाल नहीं थे, जीके के थे। ये आए हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। और हैदर एक वर्ड भी है, ये भी आपके काम का आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने सुलन। सुलन वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो लड़कियों का मूड नहीं होता, लड़कियों के मूड को हम कहते हैं सुलन, ठीक है। सुलन मतलब कि सैड है, बोल नहीं रही है, उसे हम कहते हैं सुलन, ठीक है ना। और जैसे सुलन नहीं होता, इसका आई थिंक प्रोनाउंसिएशन होता है सलन, प्रोनाउंसिएशन होता है सलन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सलन वर्ड का मतलब है शांत रहना, गुस्से में शांत रहना, बात ना करना किसी से, इसे हम कहते हैं सलन। अब तो यहाँ पर सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या है? चाइल्ड गेव अ सलन स्टेयर व्हेन स्कोल्डेड फॉर ब्रेकिंग टॉय एंड रिफ्यूजिंग टू अपोलोजाइज। एक बच्चे ने उदास चेहरा बनाया और बात करने से इनकार कर दिया व्हेन, जब उसको डांटा गया, जब टॉय टूट गया और जब उससे माफी मांगने को कहा, ठीक है। इस सलन का जो चिड़चिड़ापन था और जो चुप्पी उसे लेके बैठी थी, ड्यूरिंग द मीटिंग मेड इट क्लियर, उस मुलाकात ने ये बात क्लियर कर दिया कि डिसएग्रीड, वो नहीं एग्री करता विद द डिसीजन, उस डिसीजन से वो एग्री नहीं करता। चलिए अब जरा यहां पर देखो, क्वेश्चन देखो। इफ द गवर्नमेंट ऑफिसर बिहेव इन सलन मैनर विद द सिटीजन, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? अगर गवर्नमेंट बिहेव करने लगे सलन मैनर में, मतलब गुस्सा भी हो जाए और आपको इग्नोर कर दे, ठीक है ना, तो क्या होगा? अभी बिल्कुल साइंस मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? इट मेक ऑफिस डेकोर लुक बैड, ठीक है ना। ऑफिस का जो माहौल होगा वो बुरा दिखने लगेगा। इट शो लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, ये तो नहीं होगा। इट इंक्रीज द पेपर वर्क स्पीड, नहीं ये भी नहीं होगा, काम तेजी से नहीं होगा। इट हेल्प टू सॉल्व कंप्लेन फास्टर, नहीं ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है जहां तक है? यहां पर ये बी होना चाहिए। इट शो द लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल, इट मेक्स द ऑफिस लुक बैड। आई थिंक इसका आंसर बी है, यहाँ पर गलती से यहाँ पर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर, अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर, सॉरी गवर्नमेंट ऑफिसर लिखा, मैंने खाली गवर्नमेंट पढ़ लिया था। तो सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनका मूड खराब हो गया, ठीक है ना, द सिटीजन, तो क्या होगा? वो इमोशनल कंट्रोल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर उल्टा सब कुछ हो जाएगा, जो ऑफिसर चाह रहे हैं वैसे ही होगा, इमोशन का कंट्रोल नहीं रहेगा, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सोचा खाली गवर्नमेंट लिखा है, नहीं, अगर खाली गवर्नमेंट लिखा तो आंसर बी होता। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर लिखा है, अगर उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने गुस्सा पकड़ लिया, ठीक है ना, तो लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल शो करेगा कि भैया ऑफिसर्स को अपने इमोशन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, हाउ शुड अ टीम लीडर हैंडल अ सडन टीम मेंबर? एक टीम लीडर को कैसे हैंडल करना चाहिए ऐसे इंसान को जो रूठ जाए, गुस्सा होकर बैठ जाए, ठीक है। उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो, पब्लिकली स्कोल्ड कर दो, प्राइवेटली अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, प्राइवेटली उसकी बात सुनो, या ट्रांसफर देम इमीडिएटली, या भैया बाहर दे दो। तो भैया सिंपल आंसर है यहाँ पर सी, कि प्राइवेटली उसको समझा जाए, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ भाई अब यूपीएससी पूछने लगा है कि इस शब्द के अकॉर्डिंग अगला रिस्पॉन्स क्या होगा, कंप्लीट करें इसे, कहते हैं कंप्लीट द रिस्पॉन्स, अभी आने लगे हैं, तो प्लीज इसको जरा समझें आप, ठीक है ना। थोड़ा टफ लेके चलता हूं, जैसे पेपर भी अगर टफ है तो दिक्कत है। अगला वर्ड है स्ल्यू। ये आपको स्लो जैसा लग रहा होगा। स्ल्यू मतलब क्या होता है? कोई भी लार्ज अमाउंट पे कोई चीजें होती हैं और अनऑर्गेनाइज होती हैं, उसे हम स्ल्यू कहते हैं, ठीक है ना। ढेर सारे को हम स्ल्यू कहते हैं। लाइक मैं कहूँ टॉयज बहुत सारे हैं, सो देयर इज अ स्ल्यू ऑफ टॉयज अराउंड मी, बहुत सारे टॉयज हैं। तो स्ल्यू मतलब होता है भीड़ या बहुत ज्यादा होना। जैसे अ वायरल वीडियो लीड टू स्ल्यू फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स एंड ओवरवेलमिंग द स्मॉल बिजनेस। एक वायरल वीडियो ने इतनी भीड़ बजा दी है कि ऑर्डर आए जा रहे हैं। आफ्टर द अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ? अथॉरिटीज रेड अ स्लू, ठीक है ना। अर्थक्वेक के बाद अथॉरिटीज को अंबार आ गया टू रिलीफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द अफेक्टेड विलेज, ठीक है ना। अब देखो स्लू का यहाँ पर क्वेश्चन देखो, करेक्ट सेंटेंस आप देखें वे स्लू शब्द को सही से इस्तेमाल करा गया हो। स्लू शब्द का मतलब क्या है? अ वोर अ स्लू ऑफ परफ्यूम टू द पार्टी, उसने एक ऐसा परफ्यूम पहना जिससे पूरी पार्टी में वो फैल गया।
देयर वाज अ स्लू ऑफ आइडिया डिस्कस इन द मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे आइडियाज आए। ही ड्रैंक अ स्लू ऑफ वाटर इन वन गल्प, उसने एक साथ बहुत सारा पानी पी लिया। शी द कार मेड अ स्लू टू द लेफ्ट, एक कार ने बहुत सारा लेफ्ट ले लिया। ये थोड़ा पता लग रहा है, पहले तीन वाले तो कंफ्यूजिंग थे, ठीक है ना। अगला यहाँ पर नियर बाय मीनिंग देखिए, सबसे बढ़िया क्या है, शी वोर अ स्लू। अच्छा मैं कहा आई थिंक इसे थोड़ा गलत बढ़ गया हूं मैं, दोबारा बोलता हूँ। शी वोर अ स्लू, उसने ऐसी चीज पहन ली ऑफ परफ्यूम टू द पार्टी। अच्छा दोबारा बोलता हूँ मैं ना अंग्रेजी का ट्रांसलेशन गलत कर रहा हूँ बार बार। इसका है शी बोर, उसने ऐसा परफ्यूम, उसने इतना सारा परफ्यूम लगा लिया पार्टी के लिए, ठीक है ना, उसने बहुत सारा परफ्यूम लगा लिया पार्टी के लिए, ये इसकी ट्रांसलेशन बैठी, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट आंसर बैठेगा वो है बी। बी क्या कह रहा है, देयर वाज अ स्लू ऑफ आइडियाज डिस्कस इन द मीटिंग, ये ज्यादा बेहतर बैठ रहा है, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हुआ। सर फिर भी ना मुझे ए लग रहा है कि ए भी तो हो सकता है कि बहुत सारा परफ्यूम लगा ले। शी वोर अ स्लू ऑफ परफ्यूम, बहुत सारा। देखो एक्चुअली ना जो स्लू वर्ड है इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी के लिए नहीं होता, ध्यान रखना ये बात, कभी भी क्वांटिटी के लिए नहीं होता। इसका मतलब होता है अंबार, कोई भी चीज एकदम से बहुत तेजी से हो जाए, कोई चीज का बहुत ज्यादा नंबर हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा चीज है ये वाली कि मीटिंग की वजह से एक तो अंबार आ गया, भीड़ आ गई, ठीक है। परफ्यूम आप ऐसे नहीं कर सकते कि फ्लड आ गया परफ्यूम का, ठीक है। वाटर कैन स्ल्यू, एकदम वाटर क्या, अंबार आ गया इस चीज का एकदम। तो परफ्यूम ना बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि पूरी बोतल उड़ेल लोगे, ठीक है ना। अगर आप बोतल उड़ेलने की बात करो तो भी आंसर में बात समझ रहा हूँ कि सर ने उसने उसकी पूरी बोतल ही उड़ेल दी उसने गलती से, तो वहां पर स्ल्यू बैठ जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर है कि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है। पर अगर आप कहोगी सर ए भी मुझे ठीक लग रहा है, तो मेरे हिसाब से भी ये ठीक है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर इज बी, क्लियर है। बी यहाँ पर ज्यादा सही है, ए गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ए गलत है, ए भी ठीक है, पर बी इज मोर बेटर आंसर, ठीक है ना। आगे चले जरा, अगला वर्ड है यहाँ पर स्लू के लिए। स्लू कहता है एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूं, उसमें बताइए स्लू कितनी अच्छी तरह से फिट बैठेगा। While talking about one person opinion, जब हम किसी एक पर्सन की ओपिनियन के बारे में बात करते हैं, नहीं इसमें तो नहीं बैठना चाहिए। While describing a group of just 3 people, 3 लोगों को समझाने के लिए, नहीं मेरे हिसाब से भी नहीं आएगा। While referring to hundreds of complaint received, yes, जब बहुत सारी आ गई तो yes we can say slew word is the right answer over here। ये बड़ा आसान था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते रहो। एकिन, देखो एकिन मतलब होती है सिमिलर, ये वर्ड बहुत कॉमन है। एकिन मतलब क्या है, सिमिलर। सिमिलर वर्ड की जगह हम आज से क्या बोलेंगे, एकिन। एकिन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन दिस शॉप, मतलब यहाँ पर कई सारी मिलती चीजें आपको मिल जाएंगी। या मैं कहूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरी गर्लफ्रेंड गई और उसने लिया एक कोई कपड़ा लिया, ठीक है, और वो छोटा पड़ गया, उसने कहा कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसी ही चाहिए। तो मैं, वो लड़की क्या करी एक्चुअल में, आई नीड एकिन ऑफ दिस ड्रेस, आई नीड सिमिलर काइंड ऑफ ड्रेस, क्लियर है। तो एकिन मतलब क्या होता है, सिमिलर। तो भैया यहाँ पर देखिएगा एकिन का मतलब क्या होता है, सिमिलर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है राइटर कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज इज एकिन टू द अर्जेंसी फेल्ड बाय द साइंटिस्ट ग्लोबली, और इसके लिए अर्जेंसी एक आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्लेस द एकिन, एकिन को बेस्ट रिप्लेस करने वाला वर्ड कौन सा है, ठीक है। इररिलेवेंट, रिलेटेड, कंपैरेबल, अपोजिट, दैट्स कॉल्ड रिलेटेड। इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग बैठ रहा है एकिन का, वो बैठ रहा है रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक और वर्ड है रिलेटेड से अच्छा जो वर्ड बैठेगा ना, वो बैठेगा कंपेरेबल। कंपेरेबल होता है सिमिलर, कंपेरेबल वर्ड का मतलब ही सिमिलर होता है ना। यहाँ पर एकिन का जो बैठेगा सही, वो बैठेगा सिमिलर। रिलेटेड का होता है नियर बाय, ठीक है ना, क्लोज, ठीक है। मोस्ट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एकिन का एग्जैक्टली जो सिनोनिम मिलेगा वो कंपैरेबल मिलेगा, इसलिए हमने कंपैरेबल को चूज किया है रेदर देन नियर रिलेटेड को, ठीक है ना। वरना रिलेटेड भी इज ओके, पर गूगल पे सर्च करने पे ना मिलता नहीं है सिनोनिम। एक बार आप सर्च करके देखिएगा, आपको पता लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ना। अगला है बस्टर। बस्टर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी भी पार्टी या माहौल को खराब कर दे, दैट्स कॉल्ड बस्टर। जो किसी भी पार्टी माहौल को खराब कर दे उसे हम क्या कहते हैं, बस्टर। देखो जरा, if in a government officer frequently interrupt the team meeting without valid reason, and what is the most likely consequence, ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो फ्रीक्वेंटली जो टीम मीटिंग होता है ना, उसको ना
खराब कर देता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब यहाँ पर इसको फिट बैठाना जरा देखो, यार बस्टर वर्ड कहाँ गया यार, बस्टर तो लिखा ही नहीं है। एक मिनट, इफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रीक्वेंटली एंटर द टीम मीटिंग विदाउट अ वैलिड रीजन व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस। ओके, यहाँ पर ना इंटरप्ट की जगह ना बस्टर वर्ड आना चाहिए था, इसमें बस्टर नहीं लिखा। If the government officer frequently buster the team meeting without a valid reason, what is the most likely consequence? यहाँ पर बस्टर वर्ड आता है, इंटरप्ट लिखते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान बार बार बस्टर कर रहा है किसी मीटिंग को तो क्या होगा, तो मीटिंग जो होगी डिमोटिवेट होंगे टीम मेंबर्स, ठीक है, और उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। तो बी इज अ राइट आंसर ओवर है। अगर देखो, ड्यूरिंग द कम्युनिटी इवेंट अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज अदर्स आइडियाज ऑफन कॉल्ड, एक इंसान जो कम्युनिटी इवेंट में कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है ना, अदर्स आइडियाज ऑफन कॉल्ड, ये यहाँ पर भी क्रिटिसाइज करना चाहिए था, बस्टर आना चाहिए, यहाँ पर लिखना भूल जाऊं शायद मैं, ठीक है। ड्यूरिंग द कम्युनिटी में पर्सन हु कॉन्स्टेंटली बस्टर्स अदर्स आइडियाज ऑफन कॉल्ड मोटिवेटर, पीस मेकर, पार्टी बस्टर, या सी, यस पार्टी बस्टर इज द राइट आंसर, ठीक है, पार्टी बस्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अच्छा यहां पर तो भैया वैसे तो क्रिटिसाइज भी सही है, अगर आप ध्यान से सोचें तो, और बोल देता हूं मैं, ये कह रहा है कि इस आइडिया को समझाने के लिए कौन सा सही बैठेगा, सी इज द राइट आंसर, पार्टी बस्टर, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब क्या था, देखो सिस्टम समझते हो आप, सिस्टम होता है पूरा का पूरा सिस्टम, पर उस सिस्टम में कोई बीमारी पड़ रहा है तो मुझे कहते हैं सिस्टमिक। अगर मान लो पूरे शरीर में एक बीमारी फैल जाए तो मुझे कहते हैं सिस्टमिक, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आपके सामने वर्ड है, द इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट द करप्शन वाज नॉट लिमिटेड टू द फ्यू ऑफिशियल बट एज अ सिस्टमिक इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो इन्वेस्टिगेशन रिवील किया है, जो करप्शन है वो कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल गया, ठीक है। तो पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम फैल जाए तो उसे हम कहते हैं सिस्टमिक, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, एक्सीडेंटली वाइड स्प्रेड थ्रू द सिस्टम, यस बी इज द राइट आंसर, पूरे सिस्टम में फैल चुका है। अगला सिस्टमेटिक को देखो जरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन लीड टू सिस्टमेटिक हेल्थ इशू। लंबे समय तक अगर आपको स्ट्रेस रह रहा है तो आपको सिस्टमेटिक हेल्थ इशू हो सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम दैट स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, उसे हम कहते हैं सी सिस्टमेटिक, ठीक है ना, सिस्टमिक, सॉरी नॉट सिस्टमेटिक, सिस्टम, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्ड है बैसेज। बैसेज मतलब होता है कि किसी चीज को घेर लिया, आर्मी ने चारों तरफ या पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया हो, या आपने किसी इंसान को चारों तरफ से घेर लिया हो, उसे हम कहते हैं बैसेज, या हम कहते हैं घेराबंदी। घेराबंदी को कहा जाता है बैसेज, ये रहे। चलिए आगे देंगे जरा, इन द मिडिवल वॉरफेयर व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द बेसिजिंग अ फोर्ट। मिडिवल पीरियड में क्या मेन पर्पस होता था, एक फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेने का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, इसका काम क्या होता है कि एनिमी को चारों तरफ से घेर लो और वो सरेंडर करते, इसलिए हम उसे बिसेस करते थे। बिसेस मतलब चारों तरफ से घेर लेना। अगला देखो, द प्रोटेस्टर बिसेस द गवर्नमेंट ऑफिस। प्रोटेस्टर ने चारों तरफ से घेर लिया है गवर्नमेंट ऑफिस को, ठीक है ना। अब यहां पर आपको बताना है, अगर ऐसा कर लिया, अगर गवर्नमेंट को चारों तरफ से घेर लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है ना। अब ये वाला देखो जरा, ये ना थोड़ा मुश्किल है, ये आर्टिकल 19 वाला है ना, आर्टिकल 19 देखो ध्यान से, ये ना एक्चुअली पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में ये वर्ड यूज हुआ था अभी रिसेंटली, इफ द प्रोटेस्टर बिसेस द गवर्नमेंट ऑफिस टुडे व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस चैलेंज। इसमें कौन सी चीज चैलेंज हो जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज बैलेंस ऑफ हो जाती है। देखो हमारा नियम कायदा ये कहता है आर्टिकल 19 के अंदर कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, घेराबंदी कर सकते हो, काम को डिस्टर्ब कर सकते हो, टेंशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, और इससे आप एक चीज को चैलेंज करते हो, राइट टू प्रोटेस्ट को एंड पब्लिक ऑर्डर को आप यहां पर चैलेंज कर रहे होते हो, ये आप अपनी राइट में ले आते हो। तो ये आर्टिकल 19 का पार्ट हो जाता है। ये मैं आपको पॉलिटी की वर्ड बता रहा हूं कि ये पॉलिटी का जो क्वेश्चन आया था ना, तब बिसेज वर्ड का यूज हुआ था जीके के अंदर, ठीक है। और ये मैं आईएएस के पेपर से बता रहा हूं, इफ द प्रोटेस्टर बिसेस द गवर्नमेंट ऑफिस टुडे व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस चैलेंज। यहां पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत को इस्तेमाल करा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस पब्लिक ऑर्डर को यहां पर इस्तेमाल करा गया है, और ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ये जीके को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, ये तक हो गया। अब बात करते हैं हॉल्स्टर। जिस कवर में या जिस केस में बंदूक को रखा जाता है उसे हम कहते हैं हॉल्स्टर। जिस केस में बंदूक को रखा जाता है उसे हम कहते हैं हॉल्स्टर। जैसे Why do police officers use holsters for their firearm instead of carrying them loosely?
क्यों पुलिस ऑफिसर एक केस या कवर का इस्तेमाल करते हैं अपने हथियारों को रखने के लिए, फायरआर्म्स मतलब हथियार को रखने के, जिससे एक्सीडेंटल फायरिंग ना हो, ठीक है ना। और हाँ बस ये यही आंसर है बी, एक्सीडेंटल फायरिंग ना हो, ठीक है। अगला क्या है, व्हाई डज प्रोवाइडिंग एर्गोनॉमिक्स हॉर्सेस टू वुमेन पुलिस ऑफिसर इंप्रूव एफिशिएंसी। एर्गोनॉमिक्स मतलब कि जिसमें रखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, रखने में दिक्कत ना हो उसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। एर्गोनॉमिक केस एक कवर, अगर जो बंदूक को रखने का एक अच्छा कवर अगर दे दिया जाता है तो वुमेन की एफिशिएंसी क्यों इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। इसमें आंसर आएगा बी, फिजिकली स्ट्रेन, जो औरतों को दिक्कत आती है पेट्रोलिंग करने में, मतलब गश्त लगाने में शहर में, वो कम हो जाती है क्योंकि एक रखने का एक सही तरीका मिल जाता है। तो बी इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, ये हो गई चीज। ये भैया बहुत मुश्किल है, ये अगर आपको लग रहे हो ना तो ये बहुत मुश्किल है, ये मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, पर ये अब आने लगे हैं यूपीएससी में, तो मैं क्या करूं, ठीक है। अब यूपीएससी ऐसी सवाल पूछता है। अब सोच के देखो, हो सकता है आपको ना अर्गोनॉमिक का मतलब ही ना आता हो, और अर्गोनॉमिक वर्ड भी डाल दिया और साथ में हॉस्टर भी डाल दिया, इंसान की लंका लगा दी। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाई डज प्रोवाइडिंग द अर्गोनॉमिक, अर्गोनॉमिक मतलब ढंग से रखने के लिए एक केस कवर दिया गया है औरतों को, क्यों दिया गया है, जिससे उनको फिजिकल स्ट्रेन ना हो, मतलब थकान ना हो, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक पेट्रोल मतलब गश्त लगा सकते हैं शहर में कि भैया क्या चल रहा है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है यहां पर इंसुनेट। इंसुनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टू सजेस्ट अ हिंट दैट समथिंग इनडायरेक्टली विदाउट स्टेटिंग इन ओपनली, कोई चीज की हिंट देना कि यार कुछ तो गलत होने वाला है, उस चीज को हम कहते हैं इंसुनेट, ठीक है ना। इंसुनेट वर्ड के लिए देखो यार, एक सेंटेंस है, शी इंसुनेटेड दैट दे वर लाइंग, उसने हिंट दिए कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। व्हाट इज द स्पीकर डूइंग, यहाँ पर स्पीकर क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो वह यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है, प्रेस कर रहा है, या इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है। सर इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है, यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसुनेटिंग समथिंग, जिसमें से कौन सा सबसे परफेक्ट एग्जांपल होगा इंसुनेटिंग का। देखिए, आप चोर हैं ये कहने के लिए हम इंसुनेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। डिड यू टेक समथिंग दैट्स नॉट योर, जो आपका नहीं है आपने उसे उठा लिया, उसके लिए इंसुनेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसी को प्रेस करने को, समथिंग को हम इंसुनेट कहते हैं, या फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट डायरेक्टली, उसे हम इंसुनेट कहते हैं। अच्छा, यहां पर ना अगर बी वाला ऑप्शन देखें, इसमें एक चीज और लिखी है, आपने कुछ लिया है, ठीक है ना, ये आपने अपनी आईब्रो से बताने की कोशिश की है, उसको हम इंसुनेट कहते हैं। हाँ जी, बी इज द राइट आंसर, बी यहां पर सही बैठेगा यहां पर, ठीक है ना। चलिए, बस पूरी क्लास हो चुकी है खत्म, ठीक है ना। अगर आपका मन है कि यार मुझे ना इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आपको कहां से मिलेगी, ये आपको मिलेगी टेलीग्राम से। और अगर आपको उसका टेस्ट देना है तो भी आपको कहां मिलेगा, ये टेलीग्राम पे मिलेगा। याद रखें, क्लासेस ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे होती हैं रात को 9 बजे यूट्यूब पे। कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार मुझे टीचर से ना पर्सनली मिलना है यार, तो उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूं कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो आप मुझे मिठाई जरूर खिलाओ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और आपके बचपन का सपना यूनिफॉर्म का जरूर पूरा हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पल।